हेलो एवरीवन। आज हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में आज हम करेंगे DSSB PGT ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त 2025 को, तो उसके हिंदी पार्ट का सॉल्यूशन आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसा एग्ज़ाम आया था और क्या क्वेश्चंस थे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और एंडिंग तो मैंने आप लोगों को बता रखी है। जो हमारा वाक्य शुरू होता है वो किसी कर्ता या किसी ऐसी चीज़ से स्टार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जो आखिरी वाक्य का जो आखिरी अंश होता है वो हमारा क्रिया पे जाके समाप्त होता है। तो हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन नंबर 1, और बीमार लग रहा था। कल मैंने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर। तो ये तो देखिए क्रिया पे एंड हो रहा, तो ये हमारा लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर। कल देखिए यहाँ पे स्टार्ट होगा, कल मैंने रास्ते में एक व्यक्ति को देखा, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग किससे हो रही है हमारी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 से हो रही है हमारी स्टार्टिंग। कल मैंने एक व्यक्ति को देखा, 2, 3, 4 और 1 आएगा। ये करेक्ट क्रम है। सही क्रम हमारा है 2, 3, 4, 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। कौशाम्बी के अनुसार गुप्त काल डैश सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कौशाम्बी आप लोगों ने सुना होगा, अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अरे अगर हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है तो उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें बता रखा है कि जो कौशाम्बी अभिलेख में बताया है कि गुप्त काल में सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं वो प्राप्त हुई हैं। तो कौशाम्बी के अनुसार गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसमें क्या आएगा, में आएगा। फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आएगा, कारक चिन्ह जो है मैं वो आएगा। लेकिन इसमें DSSB के साइड से 1 दे रखा है। कौशाम्बी के अनुसार गुप्त काल की सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। DSSB ने इसको करेक्ट आंसर माना है, लेकिन यहाँ पे मैं कर्ता चिन्ह, मैं का जो कारक चिन्ह है वो प्रयोग होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कई बार ऐसा होता है ना, DSSB अपने क्वेश्चंस जो आंसर की देता है उसमें जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो गलत कर देता है, लेकिन जो फाइनल वाली आंसर की आती है तो उसमें करेक्ट देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसने गलत करके आंसर माना है हम उसको करेक्ट माने। जो सही है हम उसको सही मानेंगे, क्योंकि वो लोग करेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्शन फॉर्म भी कई बच्चे फिल करते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम अपना जो करेक्ट है उसका ही हम मान के चलेंगे, ताकि किसी दूसरे एग्ज़ाम को हम देते हैं अगर वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है तो हम अपने अनुसार जो सही है उसको फिल करके आए। तो आप लोग इसको भी माइंड में ध्यान रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे दादाजी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये गलत है। मेरे दादाजी पढ़ सकते हैं, ये हो सकता है। मेरे दादाजी पढ़ सकते हैं, ये नहीं हो सकता। मेरे दादाजी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये भी गलत है, और यहाँ पे बिंदी भी नहीं आई है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का स्थान पूर्ण करें। कारक चिन्ह तो बहुत पूछे जा रहे हैं, 2025 के जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं उसमें कारक चिन्ह
बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। गदर आंदोलन ने बहुत कम समय डैश पंजाबी आप प्रवासियों को अपना समर्थक बना लिया। इसमें कारक चिन्ह देखिए एक बार। गदर आंदोलन ने बहुत कम समय पर पंजाबी नहीं हो सकता। समय के लिए पंजाबी ये भी नहीं होगा। समय में ये करेक्ट हो सकता है, समय से ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। गदर आंदोलन ने बहुत ही कम समय में पंजाबी आप प्रवासियों को अपना समर्थक बना लिया। थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सी लोकोक्ति बनावटी दुख प्रकट करना अर्थ में प्रयुक्त होती है? बनावटी दुख। जो ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं ना, इनको बहुत अच्छे से आप लोग रिपीट करा करिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होके ही पूछी जाती हैं। कुछ नई नई आती हैं जो पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर में, वही पूछी जा रही हैं अगेन पेपर में। बनावटी दुख प्रकट करना मतलब ऊपर ऊपर से दुख को दिखाना, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस चीज से दुखी है या खुश है, बस वो ऊपर ऊपर दिखा देता है कि हाँ मैं दुखी हूँ। तो इसमें देखते हैं, आँख ओट पहाड़ ओट, ये नहीं हो सकता। आँख बची माल दोस्तों का, ये भी नहीं हो सकता। आँख सुख कलेजा ठंडक, नहीं ये भी नहीं। आँख एक नहीं कलेजा ढुक ढुक, ये सही है। आँख एक नहीं मतलब आंखों में एक आंसू नहीं होता और अंदर से जो कलेजा है वो ढुक ढुक हो रहा है, तो ये बनावटी दुख है कि उसको आंखों में एक भी आंसू नहीं है और वो दिखा रहा है कि मुझे बहुत दुख है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। वह कितना अभद्र लग रहा था। अभद्र, अभद्र को हम असभ्य भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एक बार ऑप्शन, तेज, अविनीत, चालाक, शातिर। अभद्र का बताना है तो तेज तो हमारा होगा नहीं, चालाक भी नहीं है, शातिर भी। अविनीत जो है उसको हम अभद्र का पर्यायवाची मानते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसको सहन नहीं किया जा सके, जिसको सहन नहीं किया जा सके। तो इसके लिए एक शब्द बताना है, वहनीय, सहन, असह, सह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसको हम सहन नहीं कर सकते उसको असह बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। वहनीय जिसका वाहन किया जा सके, सहन मतलब सहन करने की प्रक्रिया, जिसको हम झेलते जाते हैं, हम सहन कर रहे हैं उस चीज को, सहन करने की प्रक्रिया। ठीक है, इससे 8th क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए और लाइक करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन आप लोगों के लिए बना रहे। मैं ऐसी ही वीडियो बना के आप लोगों को देती रहूं और आपकी हेल्प होती रहे, नंबर आपके बूस्ट होते रहें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। पढ़िए, लगी और मैच रोकना पड़ा। यह टीम आज मैच अचानक बारिश होने लगी, जीतने ही वाली थी कि। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सेकंड सही लग रहा है मुझे यहाँ से। यह टीम आज मैच जीतने ही वाली थी, सेकंड, फोर्थ, जीतने ही वाली थी कि अचानक बारिश होने लगी और मैच रोकना पड़ा। तो थर्ड, देन 1। करेक्ट क्रम जो सही क्रम है ये है 2 4 2 4 2 4 3 1। करेक्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9,
नकेल हाथ में होना। नकेल हाथ में होने का उपरोक्त मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नकेल आप लोगों ने वो देखा होगा, जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं ना, गाय भैंस मतलब बैल, ये सब होते हैं ना, तो उनके नकेल लगी होती है, जिससे उनको हम जो पालते हैं ना, वो लोग उसको नियंत्रण में, अपने काबू में रखते हैं। तो नकेल हाथ में होना मतलब किसी को अपने नियंत्रण में, काबू में रखना। तो एक बार देखते हैं हम ऑप्शन को। ऑप्शन देखिए। परेशान करना नहीं होगा, गुप्त रखना नहीं, बदनाम होना नहीं, वश में रखना। नकेल हाथ में होने का जो मुहावरे का अर्थ है, वश में होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। भारत की विधान परिषदों डैश 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, विधान परिषदों में 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं था। ये नहीं होगा, के लिए भी नहीं होगा, विधान परिषदों को सही है। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा, परिषदों पर भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, भारत की विधान परिषदों को 1920 तक कुछ भी अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसका आदर नहीं किया गया हो। जिसका आदर नहीं किया गया हो उसके लिए एक शब्द हमें बताना है, तो क्या होगा? एक मिनट, इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ। फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन, एक मिनट आप लोग इसको पेंडिंग छोड़िए, मैं इसको शॉर्ट्स में डालूंगी क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर हो गई है कुछ। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अनादर का होता है जिसका आदर ना किया गया हो। घृणा जिससे हम नफरत करते हैं। अपमान मतलब किसी की बेइज्जती करना। तो जो मुझे लग रहा है फोर्थ जो ऑप्शन था वही है। अभी मैं है नहीं मेरे पास, मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th में है क्वेश्चन नंबर जो 12 है आप लोगों का। इसमें बोला गया है कि उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। रिक्त स्थान को क्या करना है? पूर्ण करना है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उसने लड़कों डैश उचित परामर्श भी दिया। परामर्श भी दिया। तो लड़कों का उचित परामर्श ये तो होगा नहीं, में भी नहीं, को करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उसने लड़कों को उचित परामर्श भी दिया, से भी हमारा गलत है। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को 11th का बता ही देती हूँ क्योंकि वो रह जाएगा और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होते हैं एक शब्द वाले। देखिए आप लोग, जिसका आदर नहीं किया गया तो उसको अनादित बोलते हैं। अनादित, जिसका आदर नहीं किया गया उसको अनादित बोलते हैं। अनादित और अनादर में सिर्फ इतना फर्क है कि अनादर को हम उस बोलते हैं कि जिसका अनादर होता है आदर ना करना, लेकिन यहाँ पे जिसका आदर ना किया गया हो उसको अनादित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। 13 है क्वेश्चन नंबर, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। ब्रिटिश सरकार लगातार डैश गला घोटने की कोशिश करती रही। ब्रिटिश सरकार लगातार प्रेस डैश गला घोटने की कोशिश करती रही। प्रेस द्वारा नहीं, प्रेस पर नहीं, प्रेस का
जब हमारे आंदोलन हो रहे थे ना, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सारी जो प्रेस मीडिया थी जो सारी उसका उस पे बैन लगा दिया था कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी कुछ एडवर्टाइज नहीं कर सकता था। तो वो प्रेस का जो गला था वो घोटने की कोशिश करती रही है। तो का ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सा नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। कमलेश के पिता बहु अताई हैं, इसलिए वह बहुत डरा डरा रहता है। अताई का हमें पर्यायवाची बताना है। झूठा नहीं, निशंस करेक्ट ऑप्शन जो है निशंस। इसका जो मतलब होता है अत्यायी का, वो होता है अत्याचारी इंसान होना, जो अत्याचार करता है, अत्याचार करने वाला, या कुर मतलब जो जुल्म करता हो। कमलेश जो है अपने बेटे पे बहुत अत्याचार करता था, इसलिए जो उसका बेटा है वो बहुत डरा डरा रहता है। तो इसका जो पर्यायवाची यहाँ पे दे रखा है वो है निशंस। कठोर भी नहीं होगा, डरपोक भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है, निशंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य की किस अंश में त्रुटि है? हमारी वृद्धों की सहायता करने वाली संस्था को सरकारी अनुदान मिलता है। हमारी वृद्धों सही है, हमारी वृद्धों की संस्था को सहायता करने वाली भी सही है, संस्था को सरकारी सही है, इसमें कोई वर्तनी की त्रुटि नहीं है। यहाँ पे जो है अनुदान की जो वर्तनी है वो त्रुटिपूर्ण है। अनुदान की जो वर्तनी होती है वो होती है अनुदान। सही वर्तनी हमारी होती है अनुदान। तो आप लोग सही से इसे देख लीजिएगा। ये आ गया हमारा गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से और प्रश्न उत्तर को देखिए एक बार आप लोग। एक बार हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, आप लोग भी साथ में पढ़ लीजिएगा। ये सत्य है कि स्वतंत्र पूर्व का युग पराधीनता के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्षों और राष्ट्रीय जागरण का काल था। राजनीतिज्ञों की भांति ही समग्र देश के साहित्यकारों के चिंतन मनन दर्शन और अभिव्यक्ति का केंद्र बिंदु सामाजिक विषमता, कलुषता और फूट से उत्पन्न पराधीनता थी। इस पराधीनता के विरुद्ध रचनात्मक और स्वस्थ दृष्टिकोण रखकर नाना प्रकार और रूपों में चैतन्य साहित्य की सृष्टि की गई। फलस्वरूप प्राणवंत साहित्य की प्रेरणा के कारण गुलामी के कष्टों और पीड़ाओं के विरुद्ध दिनों दिन लोक भावना उग्र होती गई और एक दिन देश स्वतंत्र हो गया। यह भी सच है कि स्वतंत्रता के कष्टों और अत्याचारों के प्रति विद्रोह रागनी ध्वनि करने वाले साहित्यकारों और प्रजाजनों की आंखों में एक सुखद भविष्य तथा स्वतंत्र देश की गौरवमय कल्पना का चित्र झिलमिलाया करता था, जिसके प्रति उनमें अटूट विश्वास और आस्था थी। आज अगर हमारे देश का दिग्भ्रमित युवा वर्ग सचेत हो जाए तो दहेज रूपी कोण, निरक्षरता, गरीबी तथा बेरोजगारी जो हमारे देश में जोक की तरह चिपकी हुई है समाप्त की जा सकती है। नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है, भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिल रहा है, वह युवा चेतना की उदासीनता का ही परिणाम है। युवा निश्चय ही राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चैतन्य साहित्य का अभिप्राय नहीं है स्वार्थ बोध उत्पन्न करने वाला साहित्य, तो ये तो नहीं है। जो चैतन्य साहित्य है ना वो भक्ति से संबंधित है, भक्ति काल में ही किया गया था। तो इस स्वार्थ उत्पन्न करने वाला साहित्य चैतन्य साहित्य नहीं है। सोचने समझने की स्थिति उत्पन्न करने वाला साहित्य, समाज बोध उत्पन्न करने वाला साहित्य, या चेतन में होने वाला भाव जगाने वाला साहित्य। तो इसमें बोला गया था चैतन्य साहित्य का अभिप्राय नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 होगा। चैतन्य का कहीं जो चैतन्य साहित्य उसका अभिप्राय कहीं नहीं है कि वो स्वार्थ
बोध उत्पन्न करने वाला साहित्य है। और ये जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हैं चैतन्य साहित्य के बारे में, कि वो सोचने समझने की स्थिति उत्पन्न करने वाला साहित्य है, समाज बोध उत्पन्न करने वाला साहित्य है, चेतन में होने का भाव जगाने वाला साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जोंक की तरह चिपकने का अभिप्राय है। जोंक की तरह चिपकने का अभिप्राय है, जोंक जो होती है, जोंक आप लोगों ने शायद जो अगर यूपी बिहार से हैं तो देखा होगा कि एक कीड़ा होता है, ब्लैक कलर का होता है, वो हमारे पानी में ज़्यादातर देखने को मिलता है जब धान की खेती की जाती है, रोपाई की जाती है, तो उस टाइम पे ये पैरों में या शरीर पे चिपक जाता है और चिपक जाता है, और जब तक चिपका रहता है जब तक कि ये इंसान का खून अच्छे तरीके से पी के इसका पेट नहीं भर जाता, उसके बाद ही ये छोड़ता है जब इसका पूरा पेट खून पीकर भर जाता है। तो इसमें हमें ऑप्शन में दिया गया है, देखिए एक बार, साथ लगे रहना नहीं, अटूट संबंध होना नहीं, खून चूसना जो है जोंक का काम होता है, वो चिपक के बस इंसान का खून चूसता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। अन्यास संबंध होना गलत है, तो करेक्ट हमारा 3rd है। चित्र झिलमिलाया करता था का अभिप्राय है। जो गद्य था हमारा उसमें चित्र झिलमिलाया करता था का अभिप्राय क्या होगा? रोशनी करना, इस चीज़ की तो कहीं बात नहीं करी गई है। चित्र में रंग भरना, ये भी नहीं कहा गया है। चित्र बनाना नहीं। सपना देखना जो है करेक्ट है, क्योंकि जो बताया गया कि पराधीनता के समय पे साहित्य के द्वारा लोग अपने सपने देखे करते थे कि हम स्वतंत्र होने के बाद इस तरीके से ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी और करेंगे, तो सपना देखना, चित्र झिलमिलाने का अर्थ है सपना देखना, पैसेज के अनुसार। विद्रोह रागनी ध्वनित करना अभिप्राय क्या है? तो इसका था बहुत जोर से हुंकार करना, विद्रोह के नारे लगाना, साहित्य में वर्तमान के प्रति विद्रोह भाव भरना, विद्रोह का संगीत बजाना। तो बहुत जोर हुंकार करना तो नहीं था, विद्रोह के नारे लगाना भी नहीं था, विद्रोह का संगीत बजाना गलत है, बचा हमारा 3rd ऑप्शन, 3rd करेक्ट है। विद्रोह रागनी ध्वनित करना मतलब जो साहित्य के द्वारा होता था उस टाइम पे, कि जो वर्तमान की स्थितियां थी ना, जो अत्याचार होते थे, लोग साहित्य को पढ़ के उस टाइम पर विद्रोह भाव भर देती थी लोगों के अंदर। कुछ अच्छा देशभक्ति से जुड़ा हुआ साहित्य लोग पढ़ते थे, तो उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की भावना उत्पन्न होती थी। और आप लोगों ने सुना भी होगा, जो लिटरेचर होते थे, साहित्य होते थे, उन्होंने हमारे आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उस समय पे ये विद्रोह भाव भरने का कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर जो 20 हमारा, पराधीनता का अर्थ होता है। पराधीनता का अर्थ होता है, पराधीन का मतलब ही होता है कि किसी के अधीन होकर रहना, किसी के नियंत्रण में रहना। तो देखिए, अपने सिवा और किसी के अधीन ना होकर जीवन जीना गलत है। निरंकुश होकर जीवन जीना, ये भी नहीं हो सकता। दूसरों के अधीन होकर जीवन जीना, जो 3rd है वो करेक्ट है इसका। अपनी इच्छा और आकांक्षा के अधीन जीवन जीना, ये भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है। ये आज का था आप लोगों का हिंदी का, तो आप लोगों ने देख लिया। एक बार अच्छे से पूरे पेपर को अगेन रिवाइज कर लीजिएगा आप सब लोग। मेनली जो मुहावरे हो गए, एक शब्द हो गए, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना। और जो कर्म व्यवस्थित करने वाला आता है वो आप लोग बार बार प्रैक्टिस अपने आंखों से गुजारा करिए। रोज़ मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग रोज़ क्लास को देखा करिए अच्छे से और अपनी प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।